This conference will now be recorded. IAS 16 IAS का आपको पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड में हम सीखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बेचेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो क्या अकाउंटिंग करेंगे। मतलब इस स्टैंडर्ड में हम सीखेंगे कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे, बेचेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली टेंजिबल नॉन करंट एसेट को डील कर रहा होता है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को डील कर रहा होता है। मतलब बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, मशीनरीज हैं, प्लांट्स हैं, इनको IAS 16 के अंदर डील किया जाता है। अगर आप नाम देखें प्रॉपर्टी से इसका क्या मुराद आएगा, मेन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट से क्या मुराद है, मशीनें, इक्विपमेंट, इसके अदर जो एसेट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को डील करता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको हम PPE भी बोला करेंगे। यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो शॉर्ट फॉर्म होगी हम उसको PPE भी बोल लिया करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल आइटम्स held by the business बिजनेस से बेहतर है आप एंटिटी लिख लें क्योंकि एंटिटी बड़ी टर्म होती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स held by the entity for the purpose of production process, for the purpose of यहां पर लिख लें used, for the purpose of production process, administrative purpose, उसके बाद rental to others, उसके बाद for supplying of goods,
टू अदर्स। लिख लिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स होते हैं। पहली बात, हेल्ड बाय द एंटिटी, जो कि बिजनेस के पास होते हैं। वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है? प्रोडक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, किसी को किराए पे दिए जाते हैं, या सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर का मतलब ये है कि जो व्हीकल्स हमारे होते हैं ये भी हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, मतलब लोगों को चीजें पहुंचाने के लिए, गुड्स लाने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए, या डिलीवरी देने के लिए। अगर इसमें आप गौर से देखो तो आपके पास बेसिकली 3-4 पर्पस आ रहे हैं। वो तमाम एसेट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल जो चीजें हो रही हैं, मतलब आपका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। रेंटल टू अदर, कि अगर आपने कोई चीज रेंट पे दी हुई है उससे आप अपना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, सप्लाइंग ऑफ गुड्स का मतलब है आपका जो स्टॉक है उसकी डिलीवरी लेने के लिए या देने के लिए, अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह, ट्रक वगैरह, कोई कैरी डब्बा वगैरह रखा हुआ है, कोई लोडर चीज रखी हुई है, तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट में कवर होगा। अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। लास्ट में आप लिखो एंड expected to be used and expected to be used more than 1 year and expected to be used more than 1 year and expected to be used more than 1 year। हाँ जी जनाब, ये बात क्लियर हुई कि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आपको पता है हमने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। डन होगी बात? चलें जी, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर भी नहीं, 1 साल से लाइफ ज्यादा होना जरूरी है। ये बात हमारी होगी खत्म डेफिनेशन की हद तक। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, किराए पे देने या लेने देने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स टू अदर्स। डन होगी बात? एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर। ये मैंने डेफिनेशन अभी अगली 2 चीजें पढ़ाने के बाद सुननी है, फिर तीनों डेफिनेशन सुनूंगा 1 बाय 1। देख कर नहीं सुनानी किसी ने। 4 पर्पस हैं और उसके बाद एक कंडीशन है। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट ऑफ, इनिशियली मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे तो इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे तो शुरू में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, यह है इनिशियली मेजरमेंट। ओके होगी बात? तो आप लिख लें इनिशियली
property, plant and equipment measured at its cost. मैं एक बात याद रखें, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है इनिशियली मेजरमेंट। अगर वर्ड आएगा ना सिर्फ मेजरमेंट, उसकी वो और बात आएगी, और बात हो रही है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ये बात याद रखनी है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पे मेजर करना है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ आगे हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री भी होता है, मेजरमेंट ऑफ एसेट्स भी होता है, सिर्फ एसेट्स, नॉन करंट नहीं, टोटल एसेट्स। तो वहां पर मिक्स नहीं करना, ये है इनिशियली मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करते हैं। ओके की बात। तो फिर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट पे जो मेजर करेंगे, कॉस्ट कहते किसे? तो जनाब पहली इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने लगे हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने लगे हैं। कितने लोगों को पता है किसी भी एसेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि कॉस्ट किसे कहते हैं? अब सुने जरा, एक तो हम ये है कि कोई एसेट खरीदें, उसको कैश दे दें, वो कॉस्ट कहलाता है, या फिर कोई चीज दे दें, ऐसा ही है ना। मतलब हम कैश कॉस्ट में, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, एक तो ये मैं कह सकता हूं बंदा कैश दे दे या चेक दे दे, कैश दे दे या चेक दे दे, उसे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। या कोई चीज दे दे, मतलब आपने लैपटॉप खरीदा, उसके बदले मोबाइल दे दिया, दैट इज काइंड। या आपने गाड़ी खरीदी, उसके बदले कोई और गाड़ी दे दी, या उसके बदले आपने कोई और चीज दे दी, उसे हम कहते हैं काइंड। कैश है वो हो गया कैश, या कैश इक्विवेलेंट, या वो चीज जो आप उसको दे रहे हो, इसे हम क्या बोले? इसको बोल देते हैं अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन, काइंड का मतलब क्या होगा? अदर कंसिडरेशन। अब मुझे ये बताओ कि सपोज दैट आपने एक लैपटॉप लिया है, उस लैपटॉप के बदले मोबाइल दे दिया, आपने अपनी बुक्स के अंदर लैपटॉप की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि आपका लैपटॉप आया है, आपने लैपटॉप डेबिट किया है, किस अमाउंट से करोगे? कैश तो आपने दिया नहीं है, आपने तो मोबाइल दिया है, किस अमाउंट पे अपने लैपटॉप की वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? मैसेज के जरिए अपने अपने व्यूज बताओ। वो जो सो रहे हैं ना, वो भी जरा इधर मेरी तरफ देखें। हाँ जी, बिल्कुल सही लोग बता रहे हैं कि जो हमने मोबाइल दिया है ना, उसकी वैल्यू पे अपना लैपटॉप रिकॉर्ड करेंगे। और अगर मोबाइल के साथ हमने कोई कैश की अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी की है, तो वो भी प्लस माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो कि मोबाइल की वैल्यू के ऊपर इस क्लास का मेन मकसद यही है कि हम आराम से तसल्ली से पढ़ें, हर चीज को डिस्कस करें। अगर ये क्लास के अरेंजमेंट ना करते तो हमें स्पीडी सिलेबस कवर करने के चक्करों में इस टॉपिक के साथ ज्यादती कर देते। तो इसलिए आपने बस क्लास मिस नहीं करनी, और मैं बहुत ही थोड़ा काम इस टॉपिक का दिया करूंगा, बहुत ही थोड़ा काम, और आपने वो काम करना है। इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों को इस टॉपिक को सीखने में, करने में जी। तो अदर कंसिडरेशन में अंदर आ जाता है मेरे भाई
हम बोलेंगे फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, अदर कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जैसे कि हमने मोबाइल दिया, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी हम उस पे अपना एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। गॉट इट? अब बातें हमने पढ़ी तीन, एक कैश, दूसरा कैश इक्विवेलेंट। एक बंदे ने कैश इक्विवेलेंट का मतलब पूछा है, मेरे भाई एक तो हम फिजिकल कैश है ना, कैश के अलावा हम चेक भी दे सकते हैं, वो कैश नहीं है, कैश इक्विवेलेंट है। हमारे पास कोई बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, प्राइस बॉन्ड्स, वो हम दे दें उसके बदले, वो भी कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि प्राइस बॉन्ड के ऊपर भी जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो भी कैश ही होता है मेरे भाई। जो बंदे इसके अंदर डील करते हैं उनको पता भी होगा। अब जरा मैं कॉस्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं और इन तीनों बातों को लिखूंगा। तो कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ, कॉस्ट की मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूं, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। फहद ने कहा है कि अदर कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू को बता दें। फहद भाई अगर आप ऑलरेडी क्लास में मौजूद हो तो जो मैंने एग्जांपल दी है और आप लोगों ने ही इसका जवाब दिया था कि अगर मैं सपोज दैट आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और गाड़ी के बदले एक प्लॉट दे रहे हो लैंड का, पैसे नहीं दे रहे, आपके पास गाड़ी जो आई है आपने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे? जो कि प्लॉट की वैल्यू होगी, प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू होगी, तो उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। अदर इसलिए कहते हैं कि कैश इक्विवेलेंट के अलावा कोई चीज दोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे। तो कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। इसको रटा बिल्कुल नहीं लगाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मैं इसको कोशिश करता जाऊंगा कि इतने आसान तरीके से बताता जाऊं कि याद हो जाए बगैर क्रैमिंग के। देखें, सबसे पहले आपने लिखा कि कॉस्ट एक अमाउंट है, कॉस्ट इज एन अमाउंट। वो अमाउंट जो हम दे रहे हैं वो तीन तरह की हो सकती है, कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। गिवन का मतलब है कि जो हम दे रहे हैं, यही बात है कि कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। किसके लिए? एक्विजिशन का मतलब होता है एसेट वसूल करना। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आप एसेट वसूल कर रहे हो या उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एसेट हासिल कर रहे हो या उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस टाइम जो कैश, कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन दे रहे हो वो कॉस्ट कहलाएगी। ये वो सादा सी बात है जो स्टैंडर्ड ने लिखी है।
डन होगी बात। नेक्स्ट आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सैयद वजाहत कह रहा है कि सर रिपीट कर दें। 6 दफा रिपीट किया वजाहत भाई, तू सोया हुआ था, किधर रहता है तू, आपका ध्यान किधर रहता है? 100% ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, 100%, और कहीं इधर उधर भी नहीं जाना, इस तरह हमारा टाइम जाया होगा। कॉस्ट का मतलब है किसी भी चीज को खरीदते वक्त हम किस वैल्यू पे लिखेंगे, कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, ये 3 बातें लिखी हुई हैं। ठीक होगी बात? कैश, कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। डन? चलें अब आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा था ना कि कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा नहीं जाता कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, सवाल के अंदर इसकी एप्लीकेशन आती है। मतलब आपने एक एसेट खरीदा कराची से, मैं एक डेमो दे रहा हूं, आपने कराची से एसेट खरीदा 100,000 का, कराची से लाहौर तक लाने के लिए आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया आपका जनाब 20,000। लाहौर तक पहुंचते हुए 100,000 का आपने एसेट खरीदा, 20,000 का आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए, तो आपने अपने एसेट की वैल्यू 100,000 पे रिकॉर्ड करोगे या 120,000 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए उसकी कॉस्ट? बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं 120,000 पे। ये सिर्फ एक डेमो है, सिर्फ एक छोटा सा डेमो। अब जरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपने 2 पेजेस लेने हैं, 2 पेजेस अलग अलग, एक पेजेस इधर और एक पेजेस इधर, आमने सामने के 2 पेजेस लें और उसके ऊपर हेडिंग दें। मैं यहां पर दोनों हेडिंग लिख देता हूं। एक पेज पे ऊपर लिखें कॉस्ट दैट इज कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट दैट इज कैपिटलाइज्ड, कि वो कॉस्ट जिसको हमने कैपिटलाइज करना है, इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे? जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरे पेज पे लिखें कॉस्ट दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हो आप, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम और अदर एक्सपेंस, मतलब खर्चा हुआ या आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे या उसको अलग करके अदर एक्सपेंस में लिख दोगे। मतलब
चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप अदर एक्सपेंस लिख लें, वो हेड होता है ना अदर एक्सपेंस, चार्ज टू अदर एक्सपेंसेस, या आप ये भी लिख सकते हो नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉट मतलब उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं बनाते। इस कॉस्ट के लेक्चर पे हमारे 2 लेक्चर्स मुख्तस हैं, एक आज का और एक कल का। हमने ये 2 चीजें ही सीखनी है और ये आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। आपको FR1 के सिर्फ डेमो के तौर पर कोई 20 मिनट पे इस पर लेक्चर दिया जाएगा, उसके बाद फॉर लाइफ आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि कौन सी कॉस्ट एसेट का हिस्सा बनती है, कौन सी कॉस्ट नहीं बनती। फिर सारी जिंदगी आपको यही लेक्चर काम आएगा जो आज और कल हम पढ़ेंगे। तो ये 2 पेज आपने ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है, रट्टा नहीं लगाना। लो जनाब, सबसे पहले जिस पेज के ऊपर लिखा है कि कॉस्ट का हिस्सा है, सबसे पहली चीज तो होती है उसकी परचेज प्राइस, जितने का वो खरीदा है, या उसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, या उसको आप कहते हो मार्केट प्राइस। ये नाम मुख्तलिफ आ सकते हैं, लिस्ट प्राइस या परचेज प्राइस या मार्केट प्राइस, वो अमाउंट कॉस्ट का पहला शुरू ही वहां से होता है। डन। उसके बाद उसमें से हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसमें से हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि इतना ट्रेड डिस्काउंट है, क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि इतना ट्रेड डिस्काउंट है, और अगर नहीं बताया होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या क्या हो सकता है। सबको ही पता है, सिर्फ एक ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं बता रहा हूं। ये एक बारगेनिंग डिस्काउंट होता है। मतलब क्या कि अगर कोई एसेट की कॉस्ट लिस्टेड है 1 लाख और हम उससे बारगेनिंग करना शुरू कर देते हैं, और वो 1 लाख वाला एसेट अगर हम 95,000 का खरीद लेते हैं, 95,000 का, तो जो 5,000 का हमें डिस्काउंट मिला वो हम ट्रेड डिस्काउंट से, सॉरी, 1 लाख में से माइनस करके 95,000 लिखेंगे। मतलब हम अपने एसेट की वैल्यू 1 लाख में से वो 5,000 माइनस कर देंगे। और आपने ये सीखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट नेट करके लिखते हैं, तो ये हम 1 लाख में से वो 5,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद बारगेनिंग डिस्काउंट में के बाद बल्क डिस्काउंट भी आता है। आप फर्नीचर खरीदने गए हो, आप ढेर सारा फर्नीचर खरीद रहे हो, तो उनकी एक ऑफर है कि जो बंदा इस अमाउंट से ज्यादा खरीदेगा हम उसको इतना डिस्काउंट दे देंगे। वो भी ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन में आता है, वो भी एसेट की कॉस्ट में माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि अगर किसी रेफरेंस के ऊपर डिस्काउंट हमें मिल रहा हो, रेफरेंस डिस्काउंट से मुराद ये है कि हम गए तो जान पहचान वाला बंदा निकल आया, उसने हमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में अगर जान पहचान वाले बंदे के पास चले जाओ तो वो ज्यादा चूना लगा लेता है।
अक्सर ये होता है, कहता वो यही है या जो दिल करता है दे दे, लेकिन वो जो दिल करता है ना तो वो हम बंदा पे फंस जाता है वहां पे। इसलिए कभी भी जान पहचान वाले की दुकान पे स्पेशली कपड़ा खरीदने ना जाया करो, जूते खरीदने या इस तरह की चीजें। बाहर बंदा चलो कोई बहस तो कर सकता है, जान पहचान वाले बंदे से ना बहस कर सकता है और एहसान भी अलग। और अगर ये एक हमारे जो डिस्काउंट होते हैं ना, ये कमर्शियल डिस्काउंट, वो जो कहते हैं जी 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, ये भी सारे के सारे कौन से डिस्काउंट कहलाते हैं? ये भी सारे के सारे कौन से डिस्काउंट कहलाते हैं? कमर्शियल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब होता है, आपको याद होगा, कैश डिस्काउंट भी एक होता है। कैश डिस्काउंट को या सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं या प्री पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं। अगर वो हमें ये कह दे कि 10 दिन के अंदर अगर आप पैसे दे दो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, 15 दिन के अंदर पैसे दे दो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो ये जो पैसे लेते या देते वक्त, और वो भी एडवांस में पैसे देने हों, मतलब उस वक्त चीज हम खरीद नहीं रहे होते, पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट होता है हम उसको एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करते। वो दूसरे पेज पे लिखो, वो अगले पेज पे लिखो, कैश डिस्काउंट का अगर जिक्र आए, कैश डिस्काउंट का जिक्र हो, या इसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं, या इसको प्री पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं, अगर इस डिस्काउंट का जिक्र आएगा तो हम उसको एसेट की कॉस्ट में ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, उसको एसेट की कॉस्ट फाइंड करते वक्त इग्नोर कर देंगे। अगर इसकी कोई और एंट्री वो पूछेगा तो वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एसेट की कॉस्ट फाइंड करते हुए हम उसको इग्नोर कर देंगे। एक शख्स ने सवाल किया कि सर हम यहां पर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, मेरे भाई हम यहां माइनस कर रहे हैं, माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो रिकॉर्ड करेंगे। यहां से एसेट की लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एसेट की वैल्यू है 1 लाख, आपको 5,000 डिस्काउंट मिला तो ये माइनस किया और आप लोग 95,000 रिकॉर्ड करोगे जाके। कौन सा रिकॉर्ड करोगे? 95,000। तो 5,000 तो निकाल के दिया, ट्रेड डिस्काउंट को तो आपने निकाल दिया, तो बाकी की अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो। डन होगी बात। तो सबसे पहले अब जरा ध्यान से, कोई भी बंदा दरमियान में चाय शाय नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाए पिएगा और ना ही वॉशरूम में कोई जाएगा, जो भी हो पहले बताकर आना जाना है किसी भी जगह, क्योंकि ये चीजें कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी शायद किसी तक ना पहुंचे। ओके होगी बात। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ गया कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, और अगर कैश डिस्काउंट का जिक्र है तो उसको इग्नोर कर देना है, और वो आपने दूसरे पेज पे लिखना है कि ये चीजें एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। नेक्स्ट, इसमें ऐड कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, ऐड कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ये लिखा होता है कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, या इसको कहा जाता है अनएडजस्टेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या अनएडजस्टेबल टैक्सेस, ये वो बताएगा कि ये नॉन रिफंडेबल हैं या रिफंडेबल हैं। ओके होगी बात। तो जितना भी नॉन रिफंडेबल टैक्स हमने एसेट खरीदने पे पे करेंगे वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे। दूसरे पेज पे लिख लें साथ, जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस
या इसको हम कह सकते एडजस्टेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस, या हम इसको कह सकते हैं एडजस्टेबल टैक्सेस। रिफंडेबल या एडजस्टेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट फाइंड करते हुए इग्नोर कर देने हैं, ना प्लस है ना माइनस करते हैं। हाँ, अगर उस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड हूं रिफंडेबल तो वो भी निकाल देते हैं। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। डन होगी बात। उसके बाद इसके डिफरेंट नाम लिख लो, जो कि टैक्सेस के नाम आते हैं पेपर में, वो नाम लिख लो। वो कोई भी नाम आ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक टैक्स है, यानी अगर रिफंडेबल होगा तो इग्नोर करेंगे, नॉन रिफंडेबल होगा तो ऐड कर देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये डिफरेंट नाम आ सकते हैं। फेडरल ड्यूटी, FED वैसे इसको बोला जाता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो कहते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अगर ये सारी ड्यूटीज साइलेंट हैं, यानी इसके बारे में ये नहीं बताया हुआ कि आप अक्सर एक बच्चा पूछ रहा है कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, या इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। जब बाहर से हम कोई चीज मंगवाते हैं ना मेरे भाई, तो हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट चीजों के ऊपर ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। तो कुछ चीजों को कस्टम ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के नाम दिए जाते हैं, और सेल टैक्स भी तब हमें पे करना पड़ता है। तो अगर इनमें से कोई चीज नॉन रिफंडेबल हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। सॉरी, अगर रिफंडेबल है तो, अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर साइलेंट हूं, ये ना बताया हो कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, अगर ये ना बताया हो कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक हो गया जनाब। लेकिन जो इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर अगर बताया हो इनकम टैक्स, वो इग्नोर करेंगे, इनकम टैक्स इग्नोर करेंगे। और अगर साइलेंट होगा, इनकम टैक्स इग्नोर करेंगे। बाकी जो टैक्सेस हैं अगर रिफंडेबल होंगे तो इग्नोर, नॉन रिफंडेबल हो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। डन होगी बात। चलें जी नेक्स्ट। एक बंदा कहता है कि सर जी एक पेज खत्म हो गया, तो मेरे भाई उसको कंटिन्यू करके अगले पेज पे चले जाएं, क्या हो गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। एक बंदे ने कहा कि सर ये मेंशन होगा, बिल्कुल मेंशन होता है। 99% ये मेंशन होता है कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और मैंने बताया है कि अगर साइलेंट हो तो हम नीचे एक छोटा सा नोट देकर उसको बता देंगे कि हमने क्या अज्यूम किया है। हम उसको नीचे लिख देंगे कि हमने अज्यूम किया है कि ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है। ठीक है, ताकि हम उसको ऐड कर दें। और अगर नॉन रिफंडेबल अज्यूम करोगे, इनकम टैक्स को हमेशा इग्नोर करना है। असद पूछ रहा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को हमेशा इग्नोर करना है, वो अलग से मैंने दूसरे पेज पे लिखा है। उसके बाद आ जाओ जनाब, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस।
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कैरेज इन जिसे आप लोग कहते हो, ये ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कैरेज इन ये ऐड करेंगे। ओके होगी बात। और ये किस किस नाम से हो सकते हैं? वो कह सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपके, वो कह सकता है फ्रेट इन का वर्ड इस्तेमाल कह सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे और ये भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आएगा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। आदि का सवाल है कि सर फ्रंट इन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। जब आप लोग बाय सी मतलब समंदर के जरिए कोई आते और उसको जो किराया पे करोगे उसको बोला जाता है फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट होता है शिपमेंट के एक्सपेंसेस बाय सी, समंदर के जरिए कोई चीज मंगवाओ। अब आ जाओ इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक को कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एक को कहते हैं इंश्योरेंस फॉर द ईयर। एक होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एक होता है इंश्योरेंस फॉर द ईयर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब सुन लें, आपने श्रीलंका से एक एसेट मंगवाया बाय सी, इवन के बाहर के मुल्क से जब भी कोई स्टॉक या कोई एसेट मंगवाया जाता है, एक बात हमेशा याद रखें कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो इंश्योरेंस के बगैर चीज भेजते ही नहीं है। उस इंश्योरेंस का मकसद ये होता है कि अगर ऑन द वे मतलब रास्ते में अगर एसेट को कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का जो खुमियारा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसके लिए हमें इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। मतलब आपके पास एसेट पहुंचने तक की जो इंश्योरेंस होगी वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। इसके बरक्स जब एसेट आपके पास आ गया उसके बाद भी आप अपनी इंश्योरेंस करवाते हो, जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो ऐड होगी। जो मैंने लेफ्ट साइड पे पेज के ऊपर जो चीजें लिख रहा हूं वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी और जो राइट साइड पर लिख रहा हूं वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो जो इंश्योरेंस फॉर द ईयर होती है मतलब आप लोग अपनी बिल्डिंग की अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवा लेते हो कि हो सकता है एसेट को आग लग जाए, एसेट चोरी हो जाए, जैसे हम गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या एसेट के डैमेज होने के चांसेस हैं। बाद में जब आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उसके बाद की जो इंश्योरेंस है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। हमेशा याद रखें इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमेशा लिखा हुआ होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमेशा लिखा होगा। अगर इंश्योरेंस साइलेंट होगा तो इग्नोर करेंगे, इंश्योरेंस साइलेंट होगा तो इग्नोर करेंगे, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। एक सवाल एक शख्स बहुत ही खूबसूरत पूछा है कि सर इंश्योरेंस तो हमें मिल रही होती है, हमारी कॉस्ट कैसे हो गई? मेरे भाई मुझे ये तो बताओ कि वो जो आपको इंश्योरेंस देते हैं वो तब देते हैं जब आपके एसेट की को डैमेज हो गया या चोरी हो गया,
उससे पहले जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तब हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। ये उस इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, ये उस इंश्योरेंस की बात हो रही है। एक बात याद रखें रहील भाई, इंश्योरेंस हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई नुकसान करवाना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस का पता है क्या होगा? जब आप बीमार होंगे तब। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब का पता है कब मिलेगी? लाइफ इंश्योरेंस का किसी को पता है? हाँ जी, जब आप मरोगे तो तब आपको मिलेगी। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए मरना जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ ना कुछ तुड़वाना जरूरी है। गाड़ी पे इंश्योरेंस लेने के लिए गाड़ी को ठोकना जरूरी है और इसी तरह कोई और एसेट है उसका चोरी होना जरूरी है। वो ठीक है ना? इसलिए इस्लाम इंश्योरेंस के खिलाफ रहा है। वो बड़ी बातें आ जाएंगी आगे फर्दर, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे और इंश्योरेंस फॉर द ईयर एसेट की कॉस्ट में इग्नोर करेंगे, उसको अदर एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, इंश्योरेंस फॉर द ईयर एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब साइट प्रिपरेशन। जिस जगह आपने अपना एसेट इंस्टॉल करना है उस जगह को, यानी आपका प्लांट एंड मशीनरी है और जिस जगह पर आपने अपना वो प्लांट लगाना है उस जगह को प्रिपेयर करने का खर्चा भी उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन का मुजतबा रिजवान कहता है कि इंश्योरेंस को एसेट में रिकॉर्ड करना चाहिए। नहीं मेरे भाई, एसेट में रिकॉर्ड नहीं करते होते। जब आप इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर रहे होते हो वो हमारा एक्सपेंस होता है। जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हो तब ये हमारा एक्सपेंस होता है। जब आपका एसेट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, तब आप उसको इंश्योरेंस रिसीवेबल के नाम से लिख लेते हो। तब जाकर लिखते हो रिसीवेबल के नाम से, और जब पैसे मिल जाते हैं फिर कैश के नाम से लिख देते हो। लेकिन जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं उस वक्त जो एक्सपेंसेस हम पे कर रहे होते हैं उस वक्त के एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। फहद कहता है कि वो इंश्योरेंस रिफंड हो जाती है। फहद भाई, डिफरेंट इंश्योरेंस की टाइप्स होती हैं। जो इंश्योरेंस रिफंड होती है उसको इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। रहील कहता है 9 बजे लॉ की क्लास है। रहील भाई, मैं सारी सेटलमेंट करके क्लास शुरू की है। आपकी क्लास 9:15 से पहले कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। 9:15 से पहले आपकी कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं होगी, राइट? इसके बाद आपकी 2 क्लासेस हैं, एक बैच की लॉ की क्लास होगी और एक की इकोनॉमिक्स की। अच्छा, एक बंदे ने कहा है कि सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बिल्कुल एक ही दफा पे करना है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक ही दफा पे करेंगे, ठीक है? अब आ जाओ साइट प्रिपरेशन पे, बातें ना करो, नाश्ते का टाइम भी दूंगा मेरे भाई, हर काम सेटलमेंट करके चलेंगे। साइट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? साइट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एसेट जहां पर लगाना है उस साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, ठीक है? तो जनाब आज हम बस यहां तक ही रखते हैं। 15 मिनट आपके पास है नाश्ता करने के लिए, आप नाश्ता करो। 8 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो क्लास में। 5-10 मिनट कभी कभी ऊपर नीचे हमारे 9 बजे से हो जाया करेंगे, ठीक है? लेकिन ये है कि जो आज हमने पढ़ा है, कल मैंने पहले आपसे ये सुन
ना है बाय नेम। सैयद वजाहत ने कहा कि साइट प्रिपरेशन की समझ नहीं लगी, तो मेरे भाई साइट प्रिपरेशन का मतलब यह है कि जिस जगह आपने अपनी मशीन लगानी है उस जगह को आपने प्रिपेयर करना है कि वहां पर वो एसेट सही लग जाए, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको कहते हैं साइट प्रिपरेशन। ठीक है, और उस पे जितना भी खर्चा आएगा वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी 11:30 बजे होगी, 11:30 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कहना था जो आपने लेक्चर्स भेजे हैं वो पहले 6 थे, आपने कहा था इसमें 14 लेक्चर्स होंगे।